Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 7th of September 2023। तो जो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आउटरीच बढ़ सके और अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के जो दो आर्टिकल आए हैं वो रिगार्डिंग द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्रोवर्सी ऑफ द नेम ऑफ इंडिया एंड भारत, उसके रिगार्डिंग जो दो आर्टिकल जो है बेसिकली वो आए हैं। तो उन्हीं में से फर्स्ट को आज देखते हैं। इंडिया दैट इज भारत, देयर इज नो नीड फॉर वन नेम टू बी गिवन प्राइमेसी ओवर द अदर। तो कॉन्टेक्स्ट तो जैसा कि इसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि किसी भी एक नाम को प्राइमेसी देने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑथर ने कहा कि दोनों ही नाम, चाहे वो इंडिया हो चाहे भारत हो, दे बोथ हैव वॉक्ड द सेम इमोशंस अमंग द पैट्रियट्स फॉर डिकेड्स। जो देशभक्त हैं उनके बीच, उनके लिए वो दोनों ही नाम सेम इमोशंस लेके आते हैं। बट दीज लेवल्स ऑफ प्राइड हैव नाउ बीन वेपनाइज्ड फॉर नैरो पॉलिटिकल एंड्स। लेकिन अभी जो रिसेंट के जो कुछ इंसिडेंट्स हुए उन्हें देखें तो इनको जो है एक तरह से जो नैरो पॉलिटिकल एंड्स है उनको मीट करने के लिए जो उनको एज ए पॉलिटिकल वेपन यूज किया जा रहा है नेम को भी, ठीक है ना। तो ऑथर ने उसी को बोला है कि इसको अवॉइड करना चाहिए। इन दैट सेंस बोथ नेम्स आर एन आउटकम ऑफ इंडियाज नेशन बिल्डिंग जर्नी। तो दोनों ही नाम का अपना अपना इंपॉर्टेंस रहा है। जो इंडिया की जो नेशन बिल्डिंग जर्नी है, जो इंडिया या भारत जो हम आज देखते हैं, तो उसमें दोनों ही नाम का अपना अपना जो है वो सिग्निफिकेंस रहा है, ठीक है ना। और ये जो किया जा रहा है जो किया जा रहा है कि फॉरेन को नेटिव से थोड़ा सा अलग रखने की बात करें, जो हम जो ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो फॉरेन नेम रिप्रेजेंट करता है और जो भारत है वो नेटिव नेम को वो करता है। तो दीज सर्व्स नो पर्पजेज अदर देन क्रिएटिंग न्यू फ्लैश पॉइंट्स इन सोसाइटी। तो सिर्फ ये नए फ्लैश पॉइंट्स या जो एक तरह से जो भावना है जो अलग अलग करने की, वो वाली सिर्फ फैला रहा है, बाकी कुछ नहीं है, ऐसा उसने कहा है। फार फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेटिंग अ नेशंस स्ट्रेंथ एंड प्राइड, द गवर्नमेंट्स नेम गेम अंडरमाइंस द कॉन्फिडेंस एंड सॉफ्ट पावर ऑफ द नेशन। तो ये जो नेम गेम का जो गेम चलाया जा रहा है वो एक तरह से जो नेशन को स्ट्रेंथ और प्राइड जो प्रोवाइड करने की काम है, उसकी जगह जो सॉफ्ट पावर जो है हमारे नेशन की, जिसके ऊपर हम प्राइड करते हैं, और जो कॉन्फिडेंस है जो भारत की सॉफ्ट पावर में जो बाकी लोगों का या कंट्रीज का है, तो उसको कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रहा है। ऑथर ने दोनों ही नामों को बताया कि भारत को जो है हम एक पार्ट मानते हैं पॉपुलर कल्चर का, या पॉलिटिकल और कल्चरल इडियम्स के रूप में देखते हैं, या लिटरेचर अक्रॉस मैनी इंडियन लैंग्वेजेस देखें तो भारत को वहाँ पे देखा जाता है। उसी तरह से अगर हम इंडिया की बात करें तो इट इज ऑल्सो यूज बाई मिलियंस विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री हु यर्न फॉर इट्स प्रोग्रेस। जो कि बहुत सारे बाहर के लोग भी इसको यूज करते हैं और हम जो कंट्री के लोग हैं वो भी यूज करते हैं। तो इट इज पॉसिबल दैट कंटेक्स्ट एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ दीज प्रॉपर नाउन्स माइट वेरी। ये दोनों चीजें वेरी कर सकती है, कॉन्टेक्स्ट वेरी कर सकता है या रीजन वेरी कर सकता है, बट दैट जिसमें यूज किया जाता है, बेसिकली रीजन का मतलब ये है। But that is the very reason to desist from attempting to impose the use of one and edge out the other। और यही मेन रीजन ये है कि आप इसी वजह से किसी एक को प्रायोरिटी दे रहे हैं, दूसरे को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, दूसरे को एज आउट कर रहे हैं। तो इन्हीं के चलते कि कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो सकता है, जहाँ पे भारत भी यूज किया जा सकता है या इंडिया भी यूज किया जा सकता है अलग अलग जगह। ऐसे ही अलग अलग रीजन पे अगर आप इंटरनेशनल लेवल की बात करें, फोरम्स पे बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप इंडिया यूज करते हैं, ठीक है ना। जबकि आप जब लोकल लेवल्स पे बात करते हैं, नेटिव लेवल्स पे बात करते हैं, तो भारत यूज करते हैं। तो इसी वजह से जो है एक को प्रायोरिटी देना, दूसरे का आउट करना जो है वो सही नहीं है, ऐसा ऑथर ने बताया है। और फिर ऑथर ने फाइनली ये भी कहा कि चाहे इंडिया हो चाहे भारत हो, द एसेंस ऑफ द मीनिंग दैट इट कन्वेज रिमेन्स द सेम। जो एसेंस है मीनिंग का वो सेम ही कन्वे करता है। इट इज नीडलेस juxtaposition of the two names should not affect the bonding of the inhabitants in the pursuit of a misplaced cultural combat। कि इन दोनों को जो ये जो जस्टापोजिशन दिखाया जा रहा है दो नामों को लेकर अलग अलग उससे दिखाया जा रहा है नजरिए से, वो जो बॉन्डिंग है इनहेबिटेंट्स के बीच कहीं ना कहीं उसको वो उसको डिमिनिश करेगा, और जो एक तरह से कल्चरल कॉम्बैट जो है वो पैदा कर सकता है। लेट इंडिया एंड भारत कोएग्जिस्ट एज दे हैव ऑलवेज बीन। ऑथर ने ये कहा कि इंडिया और भारत को कोएग्जिस्ट करने दो जैसा कि वो अब तक करते आ रहे हैं, ठीक है ना। वहीं पे इसी के रिलेटेड दूसरा भी आर्टिकल था, इंडिया भारत एंड ए होस्ट ऑफ इम्प्लीकेशंस की बात की यहाँ पे। तो ऑथर ने यहाँ पे शुरुआत जो की है वो कुछ जो इंसिडेंट्स हुए उनको लिया है, जैसे कि अभी जो G20 में जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने जो है इनविटेशन किया था, तो उसमें उन्होंने द प्रेसिडेंट ऑफ भारत करके एड्रेस किया है। और वहीं पे एक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इकट्ठे होकर एक जो एक्रोनिम जो लिया है वो इंडिया एज एक्रोनिम लिया है, ठीक है ना। तो हालांकि यही है कि पॉलिटिकल जो इंसिडेंट्स ये थोड़े से हुए हैं उनको रखा है। तो ऑथर ने ये कहा कि कीपिंग पॉलिटिक्स असाइड इट वुड बी यूजफुल टू
examine some of the other aspects mentioned in the first sentence to arrive at a degree of clarity on भारत एंड इंडिया। ठीक है ना, कि अगर पॉलिटिक्स को आप साइड रख दें, मतलब उनको साइड रखें अगर पॉलिटिकल इनको, तो जो फर्स्ट सेंटेंस है उससे जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली फर्स्ट सेंटेंस में इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो उसकी जो उसके रिगार्डिंग जो भारत और इंडिया जो मेंशन्ड है वहाँ पे उसकी क्लैरिटी का ऑथर ने यहाँ पे बात की है। हिस्ट्री में ऑथर ने यही बताया कि अगर देखें तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम दिए गए इंडिया को, कभी पहले हिंदुस्तान, हिंद, ठीक है ना और भारत और इंडिया, ये सारे नाम अलग अलग टाइम पे दिए गए हैं। ठीक है ना, और जब अगर पार्टीशन की बात करें तो जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू जब जो जो डोमिनियंस में जो इंडिया बटा, तो उस टाइम पे पाकिस्तान जो लीडर्स थे उन्होंने ये फेवर किया था कि इंडिया शुड बी नेम्ड आइदर हिंदुस्तान और भारत। उन्होंने ये कहा था कि इंडिया को या तो हिंदुस्तान नाम दिया जाए या भारत दिया जाए, वो अगेंस्ट थे कि इंडिया का नाम दिया जाए उसपे। और उन्होंने इसके लिए आर्ग्यूमेंट दिया था कि जो टू सक्सेसर स्टेट्स हुई हैं वो इमर्ज हुई हैं फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। जो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर था उसको बांटने के बाद दो सक्सेसर स्टेट जो थे, इसलिए वो जो स्टेट्स होनी चाहिए वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान या भारत होनी चाहिए। लेकिन जो इंडिया की पोजीशन थी उस टाइम पे वो ये थी कि इट वाज द सक्सेसर स्टेट टू द ब्रिटिश इंडिया, की जो इंडिया है वो सक्सेसर स्टेट है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एंड पाकिस्तान जो है वो सिसीड हुई है इंडिया से, तो इसलिए इंडिया को जो है जो नाम है इंडिया वो रिटेन करे रहना चाहिए। और जो फाइनली मैटर था वो भी जो है इंडिया के फेवर में आया था, और पाकिस्तान वाज कंपेल्ड टू टेक स्टेप्स टू एस्टैब्लिश इट इंटरनेशनल स्टेटस इंक्लूडिंग अप्लाइंग फॉर ए मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन व्हिच इंसिडेंटली अफगानिस्तान अपोज। और पाकिस्तान को जो है मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ा। इंडिया जो है जो उसका नाम था इंटरनेशनल लॉज में, इंटरनेशनल फॉर्म में, वो ऑलरेडी उसको रिटेन करने दिया गया। ठीक है ना, फिर फर्दर ऑथर ने कहा कि इंडिया रिटेन्ड द नेम इंडिया इन ऑल इंटरनेशनल मल्टीलेटरल फोरा, सारे मल्टीलेटरल इंटरनेशनल फोरा में इंडिया का नाम जो है वो इंडिया ही रिटेन रखा गया। तो जो कंट्री का इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है वाज एंड कंटिन्यूज टू बी डिनोटेड बाय द वर्ड इंडिया, तो इंडिया जो डिनोट करता है वो जो कंट्री की इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है उसको पहले भी डिनोट करता रहा था और उसको आगे भी जो है डिनोट करता रहेगा। ठीक है ना, ऐसा ऑथर ने यहाँ पे बोला है। ठीक है ना, फिर ऑथर ने बात की कि जो 58th अमेंडमेंट जो लिया गया उसका भी इंपॉर्टेंस ऑथर ने बताया कि उसके थ्रू भी जो है हम ये कॉन्टेक्स्ट को समझ सकते हैं कि इंडिया और भारत का जो नेम का कॉन्टेक्स्ट है उसको समझाने के लिए ऑथर ने यहाँ पे 58th अमेंडमेंट की बात की। तो ये अमेंडमेंट हुआ था 1987 में, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रख सकते हैं। 58 अमेंडमेंट जो है वो 1987 से था, और इट इज स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस मेंशन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन इंग्लिश। ठीक है ना, हिंदी ट्रांसलेशन उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की होती, signed by the members of the Constituent Assembly, was also published in 1950 under the authority of the President of Constituent Assembly in accordance with the resolution adopted by that assembly। और उसी के साथ साथ हिंदी वर्जन भी जो है वो पब्लिश किया गया था। जो 58th अमेंडमेंट है वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू हैव पब्लिश्ड अंडर हिज अथॉरिटी द ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन द हिंदी लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कुड बी यूज इन द लीगल प्रोसेस टू, जिसको लीगल प्रोसेस में बिल्कुल उसी तरह से यूज किया जा सकता है जैसे कि हम इंग्लिश वाले कॉन्स्टिट्यूशन को करते हैं। ठीक है ना, तो हिंदी टेक्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की पब्लिश बाय द गवर्नमेंट फॉलोइंग द अमेंडमेंट जो ऑथोरिटेटिव, वो अपने आप में ही ऑथोरिटेटिव है जो हिंदी टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो वर्जन है उसने बताया कि उसमें हमारे क्या लिखा हुआ फर्स्ट आर्टिकल में, उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जो आर्टिकल 1 है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और वहीं पे अगर हम हिंदी वर्जन की बात करें तो हिंदी वर्जन है भारत का संविधान, और जो आर्टिकल 1 है वो हिंदी वर्जन में कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होता है। मतलब क्लियरली हिंदी वर्जन में प्राइमेसी दी गई है वो वर्ड भारत पे दी गई है, और इंग्लिश वर्जन में जो प्राइमेसी दी गई है वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश इंडिया को दी गई है ना। तो इसका मतलब ये है कि लॉजिक ये हुआ कि इंग्लिश वाले उसमें आप जो है इंडिया को यूज करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, और जो हिंदी वाले होंगे उसमें आप भारत यूज कर देंगे इंडिया के लिए, कंट्री के लिए वर्ड। ठीक है ना, नाम के लिए। ठीक है ना, और जो जो भी अगर जो इन्वेडर्स आए या जिन्होंने इंडिया पे रूल किया उन सब ने जो भी नाम दिए, तो उन्होंने उसको जो नाम दिया था उन सब के लिए इट वाज ए ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन, चाहे वो हिंद हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो। ठीक है ना, वो सारे के सारे उनके लिए क्या था, उनके लिए वो ज्योग्राफिकल रीजन थे, ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन थे। द राइज ऑफ ए कॉन्शियसनेस दैट ऑल द पीपल लिविंग इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ सिंगल नेशन वाज ए प्रोडक्ट ऑफ द इंडियन रिनाइसेंस। और जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, वो उसी का प्रोडक्ट था जो इंडियन रेनाइसेंस मूवमेंट जो देखने को हमें मिला है, मतलब नेशनल स्ट्रगल जो फ्रीडम से उसका है। और वन ऑफ इट्स स्ट्रीम सोट एंशिएंट रूट्स फॉर इंडियन नेशनलिज्म, और इसी का एक एंशिएंट जो स्ट्रीम था
वही था कि हम इंडियन नेशनलिज्म में इसका रूट देखते हैं, जो हमारा इंडियन नेशनलिज्म है वो उसके रूट कहीं ना कहीं इसी में, जो ये इंडियन रिनाइसेंस है उसी में देखा जाता है, ठीक है ना। रिस्क ऑफ एलिएशन की बात जरूर की यहाँ पे उतने कहा कि जो फॉर्मुलेशन यूज किया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जो G20 इन्विटेशन में दिया गया है, वो एक गिव अवे था, मतलब उसने एक तरह से इसको डिबेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया। दे मे ऑल्सो बिगिन टू यूज भारत इन द इंग्लिश लैंग्वेज इन द गवर्नमेंट इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, और गवर्नमेंट के जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स उनमें भी वो जो है यूज करना हो सकता है शुरू कर दें, ठीक है ना। और प्रॉब्लम ये है दैट दे कैन नॉट डू सो इंटरनेशनली अनलेस दे ऑफिशियली चेंज द कंट्रीज नेम टू भारत एंड ड्रॉप इंडिया। और इंटरनेशनली वो इसको इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनको उसके लिए ऑफिशियली चेंज करना पड़ेगा कंट्री का नाम, भारत, और इंडिया को जो है वो ड्रॉप करना पड़ेगा। और अगर ऐसा करते हैं तो दे मे एलिनेट पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच प्रेफर इंडिया टू भारत, तो कहीं ना कहीं वो पार्ट्स, वो रीजन एलिनेट हो जाएंगे जो इंडिया को ज्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपेरिजन टू भारत जो नाम है, ठीक है ना। तो किसी भी, फाइनली ऑथर ने ये कंक्लूड किया कि इन एनी इवेंट ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग इंडिया इन इंग्लिश एंड भारत इन इंडिया इज वाइज, कि अब अगर आप इंग्लिश में यूज करते हो इंडिया यूज कीजिए, और हिंदी में यूज करते हो भारत यूज करते हैं, तो ये ट्रेडिशन बिल्कुल सही है एंड कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट भी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है दोनों ही लैंग्वेज में वैलिड है, और दोनों ही टेक्स्ट जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ऑथोरिटेटिव है और लीगल पर्पज के लिए उनको यूज किया जा सकता है, और दोनों में ही भारत को हिंदी के लिए और इंडिया को इंग्लिश के लिए जो है एक तरह से प्राइमेसी दी गई है। शुड इट्स चेंज बी अ प्रायोरिटी नाउ, और तो क्या ऐसी अभी प्रायोरिटी बन गई है कि इसको चेंज करने की जरूरत है, ये ऑथर ने यहाँ पे फाइनली कंक्लूजन में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। तो होप आपको ये समझ आया होगा। ब्रिजिंग द मेल न्यूट्रिशन गैप द बेमेतारा वे, बेमेतारा एक्चुअली बेसिकली छत्तीसगढ़ रीजन में एक डिस्ट्रिक्ट है विच वाज अ पजलिंग डिस्ट्रिक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन स्टेट। अगर उसका मेल न्यूट्रिशन स्टेटस देखें तो उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे इसकी बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि ये फर्टाइल प्लेन्स में था छत्तीसगढ़ के, अनअफेक्टेड था नक्सलाइट एक्टिविटीज के बाद, एग्रीकल्चरल रिच था, लेकिन बावजूद इसके जो, और दूसरी बात इसके जो इनहेबिटेंट थे वो रिलेटिवली एफ्लुएंट थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर वहाँ पे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की केस देखें तो वो चिल्ड्रन जो है वहाँ पे बहुत हाई थे, और 3299 नंबर थे 2022 में दिसंबर में, तो ये काफी हाई नंबर है, ठीक है ना। और इसकी जो अगर सिचुएशन देखें, जो नक्सल अफेक्टेड या ट्राइबल डोमिनेटेड जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि बस्तर, उनसे भी एक तरह से ज्यादा बुरी हालत थी, या उनके मतलब उनके कंपैरिजन में देखा है, उनके कंपेरेबल थी, ठीक है ना। ये था, तो इसका मतलब ये है कि जो ये पॉइंट आउट कर रहा था कि द लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज अबाउट फीडिंग प्रैक्टिसेस, की कहीं ना कहीं जो प्रॉपर नॉलेज है फीडिंग प्रैक्टिसेस उसकी यहाँ पे जरूरत है, और वो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जो यहाँ पे प्रॉब्लम थी एक्चुअली वो बेसिकली एक्सेस की प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि सारे जो रीजन आपको पता है फर्टाइल प्लेन था, एग्रीकल्चरली रिच थे, एफ्लुएंट रिलेटिवली वहाँ पे इनहेबिटेंट थे, नक्सल अफेक्ट नहीं थे, तो वो सारे ये थे कि एक्सेस तो अच्छा खासा है उनके पास, लेकिन इम्प्रॉपर नॉलेज उनके पास फीडिंग हैबिट से रिलेटेड, जिसकी वजह से वो जो माल न्यूट्रिशन के केसेज वहाँ पे काफी ज्यादा थे। तो इसीलिए जो है न्यूट्रिशन काउंसलिंग की वहाँ पे जरूरत हुई, और इट वाज कंबाइंड विद रोबस्ट मॉनिटरिंग वाज चोजन एज द मोडस अप्रेंटिस फॉर दिस एरिया। इस एरिया के लिए जो है न्यूट्रिशन काउंसलिंग को कंबाइन किया गया था मॉनिटरिंग के साथ और इवैल्यूएशन के साथ, और उसके जो है रिजल्ट्स जो है वो डाटा जो है इवैल्यूएट किया गया और एनालिसिस की गई, जिसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिले थे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि न्यूट्रिशन की बहुत सारी स्कीम चल रही है। पोषण अभियान देखिए, जहाँ पे आप आंगनवाड़ी सेंटर्स पे जो है रेडी टू ईट पैकेट्स और हॉट मील्स जो है सर्व किए जाते हैं। पीडीएस सिस्टम की बात देखिए, जहाँ पे जो है जो राशन है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एट द वेरी लो कॉस्ट। और अगर हम उसी तरह से मिड डे मील स्कीम की बात करें तो चिल्ड्रन को जो है वहाँ पे स्कूल्स में जो है कुक्ड मील जो है प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है वो अभी भी एक डिस्टेंट ड्रीम बना हुआ है, ऐसा ऑथर ने बताया है। दूसरी चीज ऑथर ने ये बोली है कि जो लोग हैं दे ऑफन लैक नॉलेज ऑफ प्रॉपर ईटिंग एंड फीडिंग प्रैक्टिस है। दूसरा ये है कि उनको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है कि क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ठीक है ना। फीडिंग प्रैक्टिस की नॉलेज नहीं है। तीसरा जो है जो मिथ्स हैं अराउंड फूड एंड इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी टू हाईली प्रोसेस्ड फूड हैव कंपाउंडेड द प्रॉब्लम। जो एक्सेस बढ़ गया है प्रोसेस्ड फूड के प्रति, और इजीली अवेलेबल फूड जो आ गए हैं मार्केट में, पैक्ड फूड आ गए हैं, पैकेज्ड फूड आ गए हैं, प्रोसेस्ड फूड आ गए हैं, उनकी जो एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, उनके प्रति जो लोगों का रुझान बढ़ा है, उन्होंने एक तरह से प्रॉब्लम को जो और कंपाउंड कर दिया है न्यूट्रिशन वाली एड्रेस करने की प्रॉब्लम को, मतलब माल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम को बढ़ा दिया है, ठीक है ना। न्यूट्रिशन काउंसलिंग कैन पोटेंशियली बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। और इन सभी प्रॉब्लम्स का जो एकमात्र आंसर जो नजर आता है वो आता है न्यूट्रिशन काउंसलिंग। मतलब क्या खाना है, कब खाना है, इस तरह के जो है लोगों को काउंसलिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है ना।
पोषण अभियान में एक चीज जो उभर के आई थी वो आई थी जन आंदोलन या फिर सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, एसबीसीसी इसको बोलते हैं। वो पोषण अभियान में बेसिकली आया था। उसमें बाइसिकल रैली निकाली गई थी, प्लांटेशन ऑफ पोषण वाटिका करा था, पोषण माह मनाया गया था, पोषण पखवाड़ा जो ऑर्गेनाइज किए थे, गोद भराई वाले इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग प्रोग्राम जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए थे अंडर दिस एसबीसीसी, ठीक है ना। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है न्यूट्रिशन काउंसलिंग का, वो प्रॉपरली जो है इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ था और ना ही यूनिफॉर्मली वो अक्रॉस द स्टेट्स इंप्लीमेंट हो पाया था, ठीक है ना। तो इसकी जरूरत है, ऐसा उसने बताया। देयर इज अ नीड फॉर फील्ड स्टाफ टू बी प्रॉपरली ट्रेन्ड इन न्यूट्रिशन काउंसलिंग एंड देयर इज अ नीड फॉर इट टू बी इम्प्लीमेंटेड मैंडेटरली एंड यूनिफॉर्मली बाय द स्टेट। तो उसको न्यूट्रिशन काउंसलिंग की जो है वो प्रॉपरली ट्रेन करने की जरूरत है स्टाफ को, और जो उस न्यूट्रिशन काउंसलिंग के लिए इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है, और यूनिफॉर्मली और मैंडेटरली होना चाहिए कि हर स्टेट में जो है वो न्यूट्रिशन काउंसलिंग जो है उसके लिए वो बनाए। तो हमने बेमितारा का जो एग्जांपल दिया था उसके बारे में तो काफी कुछ जान ही लिया है। तो वहां पे यूनिसेफ ने जो टेक्निक जो बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो जो 72 मोस्ट अफेक्टेड आंगनवाड़ी सेंटर्स थे यहाँ पे, उन सभी डिविजन का एक तरह से यहाँ पे सर्वे किया गया था और उनमें ये इम्प्लीमेंटेशन किया गया था जो मैंने बताया न्यूट्रिशन काउंसलिंग विद मॉनिटरिंग के साथ। तो वहाँ पे यूनिसेफ ने सपोर्ट दिया था इसमें। तो यहाँ पे 3-4 चीजें गए थे। एक तो ये जो ग्राउंड लेवल पे स्टाफ है जो हेल्थ एंड वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट थे, उनको अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड गई थी कि किस तरीके से न्यूट्रिशन काउंसलिंग जो है वो रीजन में प्रोवाइड करनी है। दूसरी जो है जो पेरेंट्स थे जो टारगेटेड एसएएम थे माल न्यूट्रिशन वाले, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले, और जो मीडियम एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले चिल्ड्रन के पेरेंट्स थे, उन सबको समन किया गया, मतलब बुलाया गया और उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करी। उनको ये बताया गया सिंपल उनकी लोकल लैंग्वेज में, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में, कि जो तिरंगा भोजन है मतलब बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंट बताया, उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, हैंड वॉश करने चाहिए रेगुलरली, और बहुत सारी टिप्स भी दी गई उनको टू लीड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, मतलब ये सारी काउंसलिंग की गई। तीसरा जो है जो बहुत सारी हार्मफुल डाइटरी मिथ्स थी और सुपरस्टिशंस थी, उनको जो है दूर किया गया, उनको बताया कि कैसे आज ये जो मिथ्स हैं रिगार्डिंग फूड हैबिट्स उनको दूर किया गया, उनके बारे में बताएगा, ठीक है ना। और इसमें लोकल लीडर्स जैसे सरपंच, पंचायत सचिव और रिलीजियस हेड जो हैं उनको भी पार्टिसिपेट किया गया काउंसलिंग सेशंस में, उन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया। फिर डोर टू डोर विजिट किया गया, हाउसेज ऑफ द टारगेटेड चिल्ड्रन ऑल्सो डन टू मॉनिटर देयर प्रोग्रेस, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया गया। डाटा दैट इज एनकरेजिंग एंड सिग्निफिकेंट, और जो इससे जो डाटा आया, जो सिंपल मंत्र था न्यूट्रिशन काउंसिल का, अलोंग विद रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, उसने एज मैनी एज 53.77% ऑफ द टारगेटेड चिल्ड्रन वर ब्रॉट आउट ऑफ द माल न्यूट्रिशन बाय द पोथ लाइका अभियान। ये जो पोथ लाइका अभियान है, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं कि डोर टू डोर आप ये कर रहे हैं और उनको जो अवेयरनेस या न्यूट्रिशन काउंसलिंग वाली जो इसका जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में जो इसका मीनिंग है वो है पोथ लाइका अभियान, इसको बोला था। और लगभग 9 मंथ के स्पैन में ही 53.77% जो है चिल्ड्रन जो है वो ब्रोट आउट ऑफ माल न्यूट्रिशन, को माल न्यूट्रिशन से बाहर लेके आया गया, ठीक है ना। जो फर्दर ये था 61.5% ऑफ मीडियम एंड एक्यूट माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन एंड 14.67% सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन हैव बीन ब्रोट आउट ऑफ माल न्यूट्रिशन। जो डाटा है फर्दर ये हुआ कि उसके बाद भी 61.5% जो है मीडियम और एक्यूट वाले चिल्ड्रन और 14.67% जो सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन है वो जो है माल न्यूट्रिशन से बाहर लिए गए। ये फिगर जो ऊपर बताई गई हैं ये दोनों ही एनकरेजिंग भी थी और साथ साथ सिग्निफिकेंट भी थी। सिग्निफिकेंट इसलिए थी क्योंकि अगर इसको हम चेक करें जो रैंडमली कंट्रोल किए गए थे ग्रुप्स 20 आंगनवाड़ी सेंटर्स के, उनके साथ देखें तो वहां पे केवल जो है 30.6% चिल्ड्रन जो है वो आउट ऑफ माल न्यूट्रिशन लाए जा सके। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पे इस जो ये रिसर्च हुई है, जो सर्वे हुआ है, एनालिसिस से ये पता चला कि प्रोवाइडिंग मील्स रिक्वायर सेलिब्रेट बजटिंग एंड द रिस्क ऑफ लीकेजेस। अगर हम मील प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, उससे बजट तो चाहिए ही चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए, साथ ही साथ जो रिस्क है लीकेज का वो रहता है। दिस मिशन इज अ जीरो कॉस्ट वन, ये जो आपने न्यूट्रिशन काउंसलिंग वाला मिशन किया ये जीरो कॉस्ट वन है, क्योंकि रिक्वायरिंग नो मोर देन अ फ्यू ट्रेनिंग सेशंस, केवल कुछ ट्रेनिंग सेशन चाहिए और रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए। उसके बाद आपको कोई अलग से बजटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको लीकेज का रिस्क नहीं रहेगा। तो इट हैज शोन इटसेल्फ टू बी कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल, तो ये साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड भी है। एक्सपीरियंस जो हाईलाइट किए गए ऊपर से, देयर इज नो डाउट दैट दिस मॉडल नीड्स टू बी रेप्लिकेटेड ऑन ए लार्जर स्केल अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। तो इसको लार्ज स्केल पे रेप्लिकेट करने की जरूरत है और कोशिश करनी चाहिए सभी डिस्ट्रिक्ट में और सभी स्टेट में इसको रेप्लिकेट किया जा सके। प्रोवाइडिंग फूड टू द पुअर नीड्स टू बी सपोर्टेड विद द
न्यूट्रिशन काउंसलिंग एंड मॉनिटरिंग इन ऑर्डर टू ट्रूली एक्सेड द इरेडिकेशन ऑफ malnutrition। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जब हम जीरो हंगर की बात करते हैं, malnutrition को दूर करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को, कि फूड तो आपको प्रोवाइड करना ही है पुअर को और नीडी वंस को, लेकिन साथ साथ आपको उसको अलॉन्ग विद जो न्यूट्रिशन काउंसलिंग है और जो मॉनिटरिंग करनी है उसके साथ आप कंबाइन करेंगे, तो जो malnutrition को डेडिकेट करने वाला गोल है वो एक तरह से सच इन ट्रू सेंस में एक्सेलरेट हो पाएगा। इट इज ओनली व्हेन दिस सिंपल बट इम्पैक्टफुल, सिंपल टेक्निक है देखिए, लेकिन स्ट्रेटेजी, लेकिन इम्पैक्टफुल बहुत है, क्योंकि इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। Of nutrition counseling is followed both in letter and spirit that India can move closer towards achieving the ambitious yet noble dream of a कुपोषण मुक्त भारत। जो हमारा ड्रीम है कुपोषण मुक्त भारत बनाने का, तो उसकी तरफ हमें अगर अचीव करना है, उसको हमें अचीव करना है, तो ये जो सिंपल और इम्पैक्टफुल स्ट्रेटेजी है न्यूट्रिशन काउंसलिंग की और मॉनिटरिंग से फॉलो करते हुए, उसको लेटर स्पिरिट में हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए उसको लार्ज स्केल पे और सभी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स में इंप्लीमेंट कराना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर एन एक्सपांस ऑफ ब्लू विद एयर सो क्लीन। तो जो आज 7 सितंबर है, इट इज इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2019 में जो है इसको डिसाइड किया था कि सितंबर 7 को डेजिग्नेट किया जाएगा एज इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये आज का जो आर्टिकल दिया गया है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप कोशिश कीजिए इस आर्टिकल को आप पूरा पढ़ लीजिएगा। बाकी कुछ जो इंपॉर्टेंट एक्सर्प्ट्स इसमें से निकल के आए हैं वो हमने यहाँ पे दिए हैं। तो अभी पीछे आपको याद हो जो यूएन सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने ये बोला था कि द अर्थ हैज एंटर्ड द एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग। ठीक है ना, इतने सारे जो स्कॉचिंग हीट वेव्स के, डिवास्टेटिंग फ्लड्स के और एरेटिक वेदर पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। दीज आर स्टार्क रिमाइंडर्स फॉर एन अर्जेंट नीड टू एड्रेस द ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस। क्या क्या? बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन। ये जो ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस है, इसको एड्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और अर्जेंट जरूरत है। ठीक है ना। ग्लोबल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इट रिवील दैट अ डिस्टर्बिंग सिनेरियो विद लंग कैंसर क्लेमिंग 10 मिलियन डेथ्स वर्ल्ड वाइड इन 2020। 2020 में 10 मिलियन डेथ जो है वो लंग कैंसर की वजह से हुई थी, और ये फैक्ट शीट है डब्ल्यूएचओ की फैक्ट शीट जो 2023 में पब्लिश हुई, उसने ये बताया है। ठीक है ना। और ये बाय अनदर 3.2 मिलियन जो है बढ़ सकती है 2050 तक, अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट मैपिंग ऑफ ग्लोबल रीजनल एंड नेशनल इंसिडेंट मोर्टेलिटी एंड मोर्टेलिटी टू इंसिडेंट रेशियो ऑफ लंग कैंसर इन 2020-2050। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये 3.2 मिलियन तक और बढ़ सकती है, मतलब 13.2 मिलियन हो जाएगी डेथ्स। ठीक है ना। अगर साउथ एशियन रीजन की बात देखें तो इट इज होम टू 2 बिलियन पीपल, इज ऑल्सो होम टू 9 ऑफ द वर्ल्ड्स 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इंक्लूडिंग दिल्ली। तो 2 बिलियन लोग लगभग साउथ एशियन रीजन में रहते हैं, और उसमें से 10 वर्ल्ड की 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से 9 जो है इसी रीजन में है, इंक्लूडिंग आवर कंट्रीज कैपिटल दिल्ली। ठीक है ना। दिल्ली इज नॉक टू इट्स नीज एवरी विंटर फेसिंग हजार्डस लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ये बताने की जरूरत नहीं है, हर विंटर में यही हाल रहता है कि हम जो है हजार्डस लेवल से एयर पोल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं, और कई बार गवर्नमेंट को जो बहुत सारी चीजें बंद भी करनी पड़ती है जिसकी वजह से। ठीक है ना। लंग कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज कंटिन्यू टू डिस्ट्रॉय लाइव्स। दिल्ली का अगर हम एयर देखें तो ए लीथल मिक्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड अलोंग विद हाई पार्टिकुलर मैटर 2.5 और PM10। ठीक है ना। कार्बन मोनोक्साइड एंड ओजोन डिप्राइव ओवर 30 मिलियन रेजिडेंट्स ऑफ देयर ह्यूमन राइट टू ब्रेथ क्लीन एयर। लगभग 30 मिलियन पीपल को डिप्राइव किया जा रहा है रेजिडेंट्स को टू ब्रेथ क्लीन एयर। ठीक है ना। जो एयर पोल्यूशन का टोल है वो काफी ट्रबलसम है, स्पेशली फॉर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स। उन लोगों के लिए ज्यादा लिथल है जो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और साथ ही साथ चिल्ड्रन है और जो एल्डरली है। तो ये जो वल्नरेबल सेक्शन है एयर पोल्यूशन से, वो कहीं ना कहीं ज्यादा इससे अफेक्ट होता है, उन पर इफेक्ट पड़ता है। अगर लैंडसेट की रिपोर्ट देखें तो 1.67 मिलियन पॉल्यूटेड रिलेटेड डेथ्स वर एट्रीब्यूटेड टू एयर पोल्यूशन इन इंडिया इन 2019 में। पॉल्यूशन रिलेटेड जो डेथ हुई है वो लगभग 1.67 मिलियन हुई है, और ये अकाउंट करती हैं लगभग 17.8% ऑफ द टोटल डेथ्स इन द कंट्री में जो टोटल डेथ हुई है उसका लगभग 18% तो पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ्स हैं। ठीक है ना। एफर्ट्स क्या क्या किए गए हैं कॉम्बैट करने के लिए इस क्राइसिस को, तो कुछ ऑथर ने यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एफर्ट्स बताए हैं। जैसे कुछ रिसेंट तो ऑथर ने ये भी बताई, जैसे कि काफी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनजीओ जो है वो सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश की उन्होंने। जैसे प्यूसा डिकम्पोजर जो आईईआर ने डेवलप किया था वो था। बायोटेक्नोलॉजी का एम्प्लॉय किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर पॉल्यूशन को एड्रेस किया जा सके। फिर ग्रेप 3 लगा देती है, स्टेट लेवल की पॉलिसी है। ग्रेप 3 क्या था? ग्रेडेड रैपिड एक्शन प्लान जो है। फिर एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाता है हॉटस्पॉट्स में, जो भी ज्यादा पॉल्यूशन वाले एरियाज हैं या पॉल्यूटेड हाई हॉटस्पॉट्स हैं उनमें, और ग्रीन वॉर रूम्स एस्टेब्लिश किए गए हैं। तो इन सब एफर्ट्स ने कुछ ना कुछ पोटेंशियल दिखाया है। फिर बहुत सारे इनोवेटिव स्टार्टअप्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स आ गए हैं जो एग्रीकल्चर वेस्ट को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए
कर रहे हैं। वायबल सॉल्यूशंस की बात करें, कुछ सक्सेसफुल जो इनिशिएटिव्स रहे हैं या सॉल्यूशंस रहे हैं उनके ऑथर ने यहाँ पे जिक्र किया है, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। एक दो को आप अपने आंसर राइटिंग में भी कोट करते हैं, इसलिए मैंने कहा था ये बहुत अच्छा आर्टिकल आज का और पूरा पढ़ सकते हैं आप। तो जो सबसे पहले तो ये बताया कि सबसे पहला जरूरी जो सॉल्यूशन ये है वो ये है कि एक्नॉलेज करो कि एयर पॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है एंड इट रिमेन्स द प्राइमरी स्टेप टुवर्ड सॉल्यूशन। जब तक आप उसको एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम है, तब तक आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। दूसरा जो है नेक्स्ट सॉल्यूशन जो ऑथर ने बात की है वो ये है कि डिबेट ऑन वायबल सॉल्यूशंस एंड एक्शंस मेनी ऑफ व्हिच आर ऑलरेडी नोन, कि जो सॉल्यूशंस कुछ हम ऑलरेडी जानते हैं उनके ऊपर डिबेट कीजिए, उनके ऊपर एक्शन लीजिए, ठीक है ना। फिर तीसरा ऑथर ने कहा है दीज बेस्ट प्रैक्टिस नीड टू बी इंप्लीमेंटेड, और उन जो बेस्ट प्रैक्टिस जो ऑलरेडी हैं, नोन है, उनको आप इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि बिना इंप्लीमेंटेशन के कोई भी बेस्ट लेड आउट प्लान जो है वो विल नॉट लीड टू एनी इंप्रूवमेंट। उससे आप इंप्रूवमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इंप्लीमेंटेशन जो है ऑथर ने कहा कि वो बहुत जरूरी है। ऑथर ने यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल दिए ग्लोबल लेवल्स पे, जिनसे ये पता चल सकता है कि इंप्लीमेंटेशन किया गया अच्छी अच्छी चीजों का, तो उससे जो है रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं और काफी जो एयर पोल्यूशन वाले इशूज हैं उनको एड्रेस करने में और कॉम्बैट करने में मदद मिली है। यहाँ पे कुछ कंट्रीज का दिया जैसे ग्लोबल सिटीज, जैसे लुब्जाना स्लोवेनिया में है, अक्रा घाना में है, सेविला स्पेन में है, बोगोटा कोलंबिया में है, मेडलिन कोलंबिया में। दीज एपिटमाइज द पावर ऑफ प्रायोरिटाइजिंग ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्होंने जो ह्यूमन हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया है और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करना है, तो एक तरह से इन्होंने ये इनको देख के जो है बाकी लोग भी ऐसा कर सकते हैं, इनको प्रायोरिटी दी जा सकती है इन चीजों को, ठीक है ना। फिर कार फ्री जोन्स हैं, ग्रीन स्पेसेज है, स्मार्ट अर्बन डिजाइन, इलेक्ट्रिफाइड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस है, इनोवेटिव बायोटेक्निक डेमोन्स्ट्रेट पॉजिटिव है। इन सब चीजों ने भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किए हैं कि ये सब चीजें करते हैं। कुछ कंट्रीज ने, कुछ सिटीज में कार फ्री जोन्स बनाए गए हैं, ये सब चीजें, ठीक है ना। फिर चाइना शिफ्ट टू क्लीन एनर्जी एंड ई मोबिलिटी आफ्टर बैटलिंग सीवियर पोल्यूशन। चाइना का जो शिफ्ट था वो क्लीन एनर्जी की तरफ, फ्री मोबिलिटी की तरफ हुआ है, वो भी एक अच्छा एग्जांपल है। इंडोनेशिया का जो प्रोजेक्ट है, इंडोनेशिया का कार्बन एफिशिएंट फार्मिंग असेसिंग बायोमास टू रिड्यूस CO2 एमिशन। थाईलैंड और वियतनाम का एग्जांपल दिया गया, अंडरटेकिंग मेजर्स टू रिड्यूस ओपन स्ट्रो बर्निंग आर ग्लीम्स ऑफ होप। इन सब से एक होप का जो है साइन जरूर निकलता है, ठीक है। फर्दर ऑथर ने बोला है यूनेस्को का जो इनिशिएटिव था टू कॉम्बैट air pollution include implementing an internal carbon tax on all flight tickets and investing in emission reduction measures। इन चीजों में आप इन्वेस्ट कीजिए, जो इंटरनल कार्बन टैक्स है वो फ्लाइट टिकट्स पे आप वो कीजिए, जो एमिशन रिडक्शन के मेजर्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है ना। फिर एक और एग्जांपल दिया वर्ल्ड एयर क्वालिटी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इट अलाउज रेजिडेंट्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बाय रियल टाइम एयर क्वालिटी डाटा। कि रियल टाइम एयर क्वालिटी डाटा अगर आपके पास रहेगा तो वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है वो बना पाएंगे। तो ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी का प्रोजेक्ट था। फिर यूनेप के साथ अगर कोलैबोरेशन में देखें तो एनवायरमेंटली कॉन्शियस प्रैक्टिसेज हैव बीन इंट्रोड्यूस सच एज डिजिटल वर्किंग वाया द वर्चुअल मीटिंग्स प्रोजेक्ट। की आप डिजिटल वर्किंग कर सकते हैं, जैसे वर्चुअल मीटिंग्स आज वो करते हैं, तो इससे आपका ट्रैवलिंग टाइम बचेगा, आपको हर बार फ्लाइट्स नहीं लेनी पड़ेंगी, वो आपका टाइम बचेगा, ठीक है ना। आपको ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। फिर क्लीन एयर फॉर स्कूल्स इज स्प्रेडिंग एजुकेशन अमंग ऑल फॉर क्लीन एयर। ये एक इनिशिएटिव है क्लीन एयर फॉर स्कूल्स, इसके थ्रू एजुकेशन फैलाया जा रहा है क्लीन एयर के रिगार्डिंग, मतलब एनवायरमेंट या पोल्यूशन से रिलेटेड एयर पोल्यूशन को एड्रेस करने के या क्लीन एयर के रिगार्डिंग जो है अवेयरनेस की जा रही है। फिर अदर लॉडेबल एक्टिविटीज कुछ और भी बताई हैं ऑथर ने, जैसे कि स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिप्लेसिंग लाइटिंग सिस्टम्स विद ग्रीन एंड LED अरेंजमेंट्स, इंप्लीमेंटिंग सोलर पावर्ड ऑफिसेज, protecting historical sites by developing strategy to curb air pollution and effective green solutions, urban forest parks, green corridors। इन सब के ये अदर एक्टिविटीज हैं जो कि वाइबल सॉल्यूशंस हैं, जो कि बाकी जगह भी इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है ना। फिर यंगस्टर्स अराउंड द वर्ल्ड आर टेकिंग चार्ज ऑफ द एनवायरमेंटल एडवोकेसी। आप देखने आपको मिलेगा यंगस्टर्स एडवोकेट कर रहे हैं कि एनवायरमेंट को बचाइए, मैराथन्स रन की जा रही हैं, ट्रैकिंग रियल टाइम डेटा फॉर एयर क्वालिटी, क्रिएटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इनिशिएटिव्स हैं। लेकिन फर्दर ऑथर ने फाइनली कंक्लूड किया बट द एब्सेंस ऑफ ए स्पेसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर क्लीन एयर टू ब्रेथ। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 हमारे उनमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है क्लीन एयर टू ब्रेथ गोल है, तो उसकी एब्सेंस जो है कि आपने एक स्पेसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं मेंशन किया, इट इंडिकेट्स अ लैक ऑफ ग्लोबल अटेंशन। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल अटेंशन है वो लैकिंग है इस वजह से। तो यही है कि आप उसमें अगली बार जब कोई इस तरह के आप गोल्स बनाते हैं उसको इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए। ये तो हमने बता दिया सितंबर 7 को जो है डेजिग्नेट किया था इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर के लिए, ठीक है ना। द प्रॉब्लम हैज बीन कोज्ड बाय पीपल। और फाइनल उसने क्या कि ये जो प्रॉब्लम है, जो दिल्ली में पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं आप या और सिटीज में पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये लोगों के द्वारा बनाई गई प्रॉब्लम है। तो सो इट शुड बी पीपल हु विल फाइंड एंड अप्लाई सॉल्यूशन। तो लोगों को ही साथ आना पड़ेगा और लोगों को ही सॉल्यूशन जो है इसके खोजने पड़ेंगे, सपोर्टेड बाय इनोवेटिव एडिकेट एयर क्वालिटी पॉलिसीज एंड एक्शन प्लान।
एडिकेट आपको एयर क्वालिटी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी और एक्सेल प्लान होने चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। एज वी इनहेल द consequence of our actions, the ultimate question becomes, are we the torchbearers of change for the future of our planet, or will we be silent bystanders who let pollution skip a tragic ending? तो क्या हम टॉर्च बियर बनने वाले हैं जो फ्यूचर, हमारे प्लेनेट का फ्यूचर है उसको चेंज करेगा, उसको जो सर्वाइवल उसका बचा पाएगा, या फिर हम जस्ट साइलेंट बाई स्टैंडर्स ही रह के जो है पोल्यूशन को जो है, जो एक तरह से जो प्लेनेट है उसका ट्रेजिक एंड की तरफ ले जाने देंगे। तो ये दिस इज इट। होप आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा, डिस्कशन भी आपको पसंद आया होगा। आप इस आर्टिकल को एक बार आप जरूर पूरा पढ़ सकते हैं, ये पर्सनल एक सलाह है। नेक्स्ट आज डाटा पॉइंट में था मोस्ट इंडियंस हु कंज्यूम न्यूज ऑनलाइन लाइक टू वॉच नोट रीड। तो एक स्टडी की गई थी, ये डाटा जो था ये बेसिकली 2023 की जो डिजिटल न्यूज रिपोर्ट थी रियूटर्स इंस्टीट्यूट ने पब्लिश की थी, उसने इंडिकेट किया था शिफ्ट अमंग ऑनलाइन न्यूज कंज्यूमर्स इन इंडिया। जो इंडिया में ऑनलाइन न्यूज कंज्यूमर्स हैं उनकी जो शिफ्ट हुई है वो हुई है, और शिफ्ट क्या था कि दे आर मूविंग अवे फ्रॉम वेबसाइट्स ऑफ ट्रेडिशनल आउटलेट। जो ट्रेडिशनल आउटलेट न्यूज वेबसाइट थी उनसे वो एक तरह से मूव अवे कर रहे हैं, और जो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है या कंज्यूमर्स है न्यूज के, दे आर फेवर वॉचिंग और लिसनिंग ओवर रीडिंग द न्यूज। न्यूज रीडिंग से ज्यादा वो न्यूज वॉचिंग या न्यूज लिसनिंग जो है वो पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे दिया है कि इंडिया और इंडोनेशिया अगर देखें तो जो रोल है मोबाइल का न्यूज एग्रीगेटर्स के रूप में, वो इज अ प्राइमरी न्यूज सोर्स इन ऑन द राइज, और ये राइज पे है, और वो एक तरह से प्राइमरी न्यूज सोर्स एग्रीगेटर है इंडिया और इंडोनेशिया में, ठीक है ना। तो कंट्रीज अगर देखें हम जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है रीडिंग का, जैसे कि फिनलैंड है, यूके है, उनमें लगभग 80% रेस्पोंडेंट जो है वो स्टिल फेवर रीडिंग न्यूज ऑनलाइन, वो अभी भी ऑनलाइन न्यूज रीडिंग ही फेवर करते हैं। लेकिन अगर कन्वर्सली इंडिया और थाईलैंड की बात करें तो लगभग 40% पीपल जो है वो ये कहते हैं कि दे प्रेफर टू वॉच न्यूज ऑनलाइन, वो न्यूज वॉचिंग करना ऑनलाइन पसंद करते हैं। और उससे भी ज्यादा ये है कि ओवर हाफ यानी 52% ऑफ द रेस्पोंडेंट्स इन द फिलीपींस फेवर वीडियो न्यूज कंजम्पशन। फिलीपींस में 52% से ज्यादा लोग जो है वीडियो न्यूज कंजम्पशन को फेवर करते हैं। डिजिटल न्यूज रिपोर्ट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट ऑल्सो आइडेंटिफाइड अलार्मिंग डिक्लाइन इन द बोथ द कंजम्पशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ न्यूज इन इंडिया। तो इंडिया में कंजम्पशन और जो न्यूज का डिसेमिनेशन वो दोनों ही उन दोनों ही चीजों में डिक्लाइन देखने को मिला है, ये भी न्यूज इसमें डाटा रिपोर्ट में पाया गया है। फिर ओवरऑल के देखें तो ओवरऑल जो ट्रस्ट है न्यूज में वो रिमेंड स्टैग्नेंट है एट 38% बिटवीन 2021 एंड 2023। तो इंडिया में जो ट्रस्ट है न्यूज पे वो 38% तक जो है स्टैग्नेंट रहा है 2021 और 23 में। और शेयर जो रहा है रेस्पोंडेंट्स का इंडिया में, जिन्होंने कहा है कि ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि दे ट्रस्ट मोस्ट न्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ज्यादातर न्यूज को वो ज्यादातर टाइम जो ट्रस्ट करते हैं। वहीं पे अगर हम एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो दे ट्रस्ट मोस्ट न्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम विथ 38% ट्रस्ट लेवल्स इन इंडिया और अमंग द लीस्ट इन द रीजन। और जो 38% में जो ट्रस्ट की बात बताई थी वो उस पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में लीस्ट जो है वो रहा है, ठीक है ना। इन कंट्रीज सच एज फिनलैंड में अगर ये देखें ट्रस्ट वाली बात जो 69% है, पुर्तगाल में 58% है कि सारी न्यूज सच होती है नहीं, इंडिया में वो काफी कम है ट्रस्ट लेवल और केवल 38% है, ऐसे समझिए, ठीक है ना। देयर आर हायर ट्रस्ट लेवल वहाँ पे फिनलैंड वगैरह में, विद लोअर ट्रस्ट लेवल इन कंट्रीज विद हायर डिग्री ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन। जो कंट्रीज जिनमें ज्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वहाँ पे जो है लोअर ट्रस्ट लेवल जो है वो देखने को मिले। जैसे यूएस का एग्जांपल यहाँ पे दिया, वहाँ पे 32% है, अर्जेंटीना में केवल 30% है, हंगरी में 25% है और ग्रीस में 19% है। इंडिया में हालांकि अब भी 38% है, ठीक है ना। तो दिस इज इट रिगार्डिंग डाटा पॉइंट टुडे। हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड। तो बेसिकली यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है वो और इसका जो मेजरमेंट किया जाता है बेसिकली डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया में, उसके रिगार्डिंग उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे जो पूरा आर्टिकल दिया है वो दिया है, इकोनॉमिक का ये आर्टिकल है। तो यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है वो पीएलएफएस का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017 में आया था, उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में बताई गई थी वो 6.1% थी, जो कि हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड थी इंडिया में। वहीं अगर पीएलएफएस 21-22 की बात करें तो उसने अनएम्प्लॉयमेंट रेट में थोड़ा सा रिडक्शन दिखा, 4.1% जो है दिखाया वो, हालांकि जो पिछले वाला सर्वे था उसके अकॉर्डिंग तो काफी कम थी, लेकिन अगर डेवलप्ड इकोनॉमी के कंपैरिजन में देखो वो काफी हाई है अब भी, ठीक है ना। यूएस का एग्जांपल दिया होता है यहाँ पे, अगर यूएस की अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो वो जुलाई 2022 और जुलाई 2023 के बीच में 3.5% से 3.7% के बीच में जो है वो रही है।
तो उसने कहा कि दोनों इकोनॉमीज अलग अलग है, इंडिया अलग है, यूएस इकोनॉमी अलग है, क्योंकि यूएस जो है वो काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड है, वहाँ पे जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें जॉब्स ज़्यादा हैं, और जबकि इंडिया के कंपेरिजन में देखें तो इंडिया जो है वो लेस डेवलप्ड है, लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड है, और ज़्यादातर जॉब जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में हैं, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन कर रहे हैं अगर, तो अनएम्प्लॉयमेंट को ऑथर ने कहा कि वो जॉबलेसनेस के साथ उसको आप सिनोनिमस मत मानिए। यहाँ पे ऑथर ने जिस्ट में काफ़ी कुछ अच्छा डाटा भी दिया है, जिसमें ऑथर ने बताया कि जो आईएलओ है वो डिफाइन करता है अनएम्प्लॉयमेंट एज बीइंग आउट ऑफ ए जॉब, बीइंग अवेलेबल टू टेक अ जॉब एंड एक्टिवली एंगेज इन सर्चिंग फॉर ए जॉब। तो सिर्फ यही नहीं है कि आप जॉब से बाहर हैं तो आपको अनएम्प्लॉयड माना जाएगा, आप जॉब से बाहर भी होने चाहिए, लेकिन आप अवेलेबल होने चाहिए कि आप कोई अगर जॉब मिलती है तो आप उसको लेने के लिए अवेलेबल होने चाहिए, और साथ ही आप एक्टिवली एंगेज होने चाहिए वर्क को सर्च में, कि आप दूसरी जॉब की तलाश में हैं। मतलब कोई अगर इंडिविजुअल है, उसकी जॉब चली गई है और वो दूसरी जॉब के लिए जो है सर्च नहीं कर रहा है, तो उसको अनएम्प्लॉयड नहीं माना जाएगा एज पर आईएलओ डेफिनेशन। अगर डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें तो जो सिचुएशन है वो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, और क्योंकि अगर उसने बताया कि 2009-10 का सर्वे अगर हम देखें जो एनएसएसओ ने किया था, तो उसने बताया था कि जो 33.3% जो रूरल वुमेन है और 27% ऑफ अर्बन वुमेन है एज 15 एंड above who were engaged in domestic work reported willingness to work if it were made available within the premises of household। अगर उनके हाउस होल्ड के प्रेमाइसिस के आसपास जो उनको अगर वर्क मिलता है, तो इतने परसेंट जो 33% इन रूरल वुमेन और 27.2% अर्बन वुमेन जो है वो विलिंग थी कि वो काम करने के लिए राजी हैं। दीज वुमेन वुड नॉट बी काउंटेड अमंग द अनएम्प्लॉयड बिकॉज दे आर नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क। लेकिन वही है कि इन वुमेन को जो है वो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि दे आर नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क, एक्टिवली वो जो है वर्क के लिए वो करेंगे, तलाश नहीं कर रही थी, मतलब वो सिर्फ तभी कर सकेंगी जब वो अपने उनके हाउस होल्ड के आसपास मिलेगा। तो एक्टिवली का मतलब वो है कि जहां भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले आप उसको कर लें, ठीक है ना। फिर ऑथर ने फर्दर ये भी कहा मीजरी अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज डिफिकल्ट ड्यू टू इनफॉर्मल नेचर ऑफ जॉब्स। वही जो हमने पहले बात की, इनफॉर्मल नेचर है जॉब्स का, उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करना एक डिफिकल्ट टास्क है। इंडिया और डोमेस्टिक जो डेवलपिंग इकोनॉमी में अनलाइक डेवलपिंग इंडिविजुअल डू नॉट होल्ड वन जॉब ईयर अराउंड। जैसे वहां पे रेगुलर जॉब्स हैं, ईयर अराउंड उनकी एक ही जॉब रहती है, तो ऐसा डेवलपिंग इकोनॉमी में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। लेबर फोर्स की फिर फर्दर डेफिनेशन यहाँ पे दी, बहुत अच्छी ये भी डेफिनेशन है। लेबर फोर्स एक्चुअली क्या होता है, सम ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, जो टोटल होता है एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड किसी भी इकोनॉमी में, उनको हम लेबर फोर्स कहते हैं। लेकिन इस लेबर फोर्स में जो स्टूडेंट्स हैं या फिर दोज एंगेज इन अनपेड डोमेस्टिक वर्क है, उनको जो है कंसीडर नहीं किया जाता, या जो एल्डर्स हैं, सीनियर सिटीजन है, उनको जो है लेबर फोर्स का पार्ट नहीं माना जाता है, ठीक है ना। तो लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड दोनों आते हैं, मतलब वो भी जो एम्प्लॉयड है और वो भी जो विलिंग है काम करने के लिए, लेकिन उनके पास काम नहीं है या वो सर्च कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो वो लेबर फोर्स का पार्ट है, बेशक वो एम्प्लॉयड का पार्ट ना हो, ठीक है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो मेजर किए जाते हैं, इट इज मेजर्ड एट द रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयड टू द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स के रेशियो में जो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है उसी के रेशियो को हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं। तो ये बेसिकली बताया है। तो ऑथर ने यहाँ पे हालांकि जो फाइनली ये है, इस पूरे समझाने का अर्थ ऑथर ने ये बताया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कुड ऑल्सो फॉल इफ एन इकोनॉमी इज नॉट जनरेटिंग एनफ जॉब। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो गिरता हुआ दिख रहा है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो इकोनॉमी है अगर वो ज्यादा जॉब जनरेट ही नहीं कर रही है, तो जाहिर सी बात है आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो घटता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, अगर पीपल ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें सर्च ही नहीं करनी है काम की, तो भी कहीं ना कहीं जो है आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो घटता दिखा देगा, क्योंकि जो लेबर फोर्स है वो कंपैरेटिवली जो है वो डिमिनिश हो गया उस कंडीशन में, क्योंकि लोग सर्च नहीं कर रहे, तो वो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, इंडिया की बात करें तो वही एक सिचुएशन ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ सोशल नॉर्म्स है उनकी वजह से जो डिसीजंस है वो भी कंस्ट्रेंट हो जाते हैं। जैसे हमने वुमेन वाला डाटा बताया कि जो वुमेन है रूरल और अर्बन एरिया में वो क्लोज प्रोक्सिमिटी अगर हाउस होल्ड के, तो वहाँ पे काम करना चाहती है, लेकिन वही एक्टिवली एंगेज नहीं मानी जाती और वो अनएम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में उसको मान लिया जाता है एक तरह से, ठीक है। अनएम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में नहीं रखा जाता, उनको एक तरह से लेबर फोर्स से ही बाहर कर दिया जाता है। A definition of unemployment that focuses on actively searching for a job may underestimate the true picture of a developing economy। ये बात है कि डेवलपिंग इकोनॉमी में ये जो ट्रू पिक्चर है वो नहीं हो पाती है, मतलब वो अंडर एस्टिमेट हो जाती है ट्रू पिक्चर अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि बहुत सारे लोग तो लेबर फोर्स का ही पार्ट नहीं रह पाते हैं। तो एनएसएसओ की यहाँ पे बात की है, वो दो मेजर्स जो है यूज करता है क्लासिफाइंग द वर्किंग स्टेटस ऑफ ए इंडिविजुअल इन इंडिया। इंडिया में जो है दो मेथड यूज किए जाते हैं, एक तो है यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस, यूपीएसएस बोलते हैं इसको, और दूसरा है करंट वीकली स्टेटस। तो दोनों की मेथोडोलॉजी के यहाँ पे ऑथर ने बताया कि अगर यूपीएसएस की बात करें तो जो इंडिविजुअल प्रिंसिपल स्टेटस है उसकी बात करें तो वेदर एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड और आउट ऑफ द लेबर फोर्स बेस्ड ऑन द एक्टिविटी इन विच
दे स्पेंड रिलेटिवली लॉन्ग टाइम, पूरे साल में जिस एक्टिविटी में उन्होंने ज्यादा टाइम स्पेंड किया है पिछले साल उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल 30 दिन से ज्यादा किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज रहा है, ठीक है ना, तो उसको जो है वर्कर ना होते भी जो है एक एम्प्लॉयड जो है उसको काउंट किया जाता है। ये यूपीएसएस के अकॉर्डिंग बताया। वहीं पे अगर सीडब्ल्यूएस की बात करें तो वो एक शॉर्टर रेफरेंस पीरियड अडॉप्ट करता है, उसका रेफरेंस पीरियड है केवल हफ्ते का। यूपीएसएस का पूरे साल का था, इसका केवल हफ्ते का है। इसमें जो है इंडिविजुअल एज काउंटेड एज बीइंग एम्प्लॉयड इफ दे हैव वर्कड फॉर एटलीस्ट 1 hour ऑन एटलीस्ट 1 day ड्यूरिंग द 7 days प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सर्वे। जिस दिन सर्वे किया उससे पिछले हफ्ते में अगर वो किसी भी दिन 1 घंटे भी उसने काम किया तो उसको एम्प्लॉयड या वर्किंग मान लिया जाता है एज पर सीडब्ल्यूएस, ठीक है ना, वीकली जो सर्वे आपका। तो यहाँ पे जो यूपीएसएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हमेशा जाहिर सी बात है वो लोअर रहेगी देन सीडब्ल्यूएस रेट के, क्योंकि जो ईयरली आप बात करें तो उसमें ज्यादा चांसेस है कि एम्प्लॉयमेंट रहने के, जबकि वीकली बात करें तो उसमें ज्यादा चांस है कि आप अनएम्प्लॉयड रह पाए, एक हफ्ते के अंदर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, 1 घंटे का भी काम ना मिले। लेकिन जब साल की बात करें तो आपके पास ज्यादा चांस है कि आपके पास काम रह जाए, ठीक है ना। तो जो लो बार रखी गई है फॉर क्लासिफाइंग एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयड एक्सप्लेन्स व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर लोअर इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज। और इस वजह से जो ये लो बार रखी गई है इंडिविजुअल क्लासिफाई करने के लिए एम्प्लॉयड के लिए, तो उसकी वजह से भी जो रूरल एरियाज है वहां पे आपको लोअर अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, जबकि अर्बन एरियाज में जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि रूरल एरिया में बेसिकली जो ईयरली वाला है वो मोस्टली टाइम यूज किया जाता है, या फिर अगर सीडब्ल्यूएस भी यूज करें तो वहां पे वीक में तो 1 आधा घंटे का काम उसको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। फिर सीएमआई की बात की, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, वो क्लासिफाई करता है इंडिविजुअल्स को बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी इन द डे प्रीसीडिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू लेता है उससे पिछले दिन उसका क्या स्टेटस रहा था उस आधार पे किया था। तो वहां पे जो एस्टिमेट है वो हायर एम्प्लॉयमेंट रेट की तरफ ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि हो सकता है पिछले दिन तो कोई जरूरी नहीं है ना कि उसके पास काम ही रहा हो, सभी के पास काम रहा हो, बट लोअर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। लेकिन यहाँ पे जो लोअर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इसमें सीएमआई के डाटा के अकॉर्डिंग कम रहता है। तो इससे एक्चुअली मतलब आप ट्रूली ये नहीं कह सकते, मतलब एविडेंशियली ये नहीं कहते कि कौन सा मेथड राइट है कौन सा मेथड रॉन्ग है, या कौन सा ज्यादा रिप्रेजेंट अच्छे से कर पा रहा है कौन सा नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अडॉप्ट टू शॉर्ट ए रेफरेंस पीरियड एंड वन गेट्स हायर रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयड एंड लोअर द एम्प्लॉयड एंड वाइस वर्सा, कि जितना छोटा आप जो है रेफरेंस पीरियड रखेंगे तो उतने ही ज्यादा आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो देखने को मिलेगी, और उल्टा है कि जितना आप बड़ा जो है पीरियड रखेंगे उसमें उतना ही आपको लोअर जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये जो डायलेमा है जो हम जिसकी बात कर रहे हैं पीरियड वाली रेफरेंस पीरियड की, वो डेवलप्ड कंट्रीज में एक्चुअली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो रेगुलर जॉब्स ज्यादा हैं, इनफॉर्मल सेक्टर की जॉब्स कम है इन कंपेरिजन टू इंडिया। लॉकडाउन का इफेक्ट फर्दर ऑथर ने बताया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं कि लॉकडाउन पीरियड में कैसे जो है डाटा पे पीएलएफएस के या सीडब्ल्यूएस यूपीएसएस पे कैसे इफेक्ट रहा था, ठीक है ना। तो ये तो आज का था। बाकी एक साइंस सेक्शन में आज एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल वहां पे भी आया है, उसको एक बार और देख लेते हैं हम। यस, दिस इज इट। फाइनली फिजिसिस्ट हैव अ वे टू सी इनसाइड शॉर्ट लाइव न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे बेसिकली ऑथर ने जो शुरुआत की है वो 150 ईयर्स अगो, जो रदरफोर्ड और उनकी जो टीम थी जिसमें हैंस जीजर एंड अर्नेस्ट मार्सडेन जो थे, उन्होंने थिन गोल्ड फॉइल पे जो रेडिएशन करके जो न्यूक्लियस की खोज की थी कि एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज जो है पार्टिकल मास रहता है, ठीक है ना, वो कंसंट्रेटेड रहता है उसमें, तो वो उससे रिगार्डिंग था। उसके बाद 70 साल पहले अगर देखें तो रॉबर्ट हॉफस्टेडर ने एक और उनकी टीम ने जो है बॉम्बार्ड किया था इलेक्ट्रॉन्स एट द थिन फॉइल्स। तो हायर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अलाउड देम टू प्रोब द न्यूक्लियस, और उस हायर एनर्जी की वजह से जो है वो प्रोब कर पाए थे कि न्यूक्लियस जैसी चीज कोई एग्जिस्ट करती है। और बेस्ड ऑन दीज इंटरेक्शंस द टीम अंडरस्टूड हाउ चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वर अरेंज्ड इनसाइड अ न्यूक्लियस। उसके आधार पे जो है ये पता कर पाए थे कि इन इंटरेक्शंस की वजह से, जो ये इंटरेक्शंस हुए थे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, उसकी वजह से ये समझ पाए थे कि मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज जो है वो कैसे जो है अरेंज होता है एक न्यूक्लियस के अंदर। जो भी रिसर्च हुई है रिकेन निशिना सेंटर में और एक्सीलरेटर बेस्ड साइंस, ये कहाँ पे जापान में है। दीज हैव टेकन अ बिग लीप फॉरवर्ड इन दिस ट्रेडिशन। इसी में एक अच्छा स्टेप लिया गया है बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग अ सेटअप दैट कैन यूज इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग टू सी इनसाइड अनस्टेबल न्यूक्लियाई इंक्लूडिंग दोज दैट डोंट ऑकर नेचुरली। जो नेचुरली ऑकरिंग न्यूक्लियाई नहीं है, मतलब बहुत शॉर्ट लाइफ न्यूक्लियाई है, उनके भी अंदर जो है अब हम देख सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग की मदद से, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है, इसमें 3 स्टेप हैं। एक तो है SCRIT एडवांटेज की बात की, मतलब जो रिसर्चर एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इन अ पार्टिकल एक्सीलरेटर टू एनर्जाइज देम एंड देन स्मैश देम इनटू अ ब्लॉक ऑफ यूरेनियम कार्बाइड। पहले स्टेप में ये किया जाता है। फिर दूसरे स्टेप में किया जाता है उसको आयंस को जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है SCRIT सिस्टम के बीच में। SCRIT क्या है, बेसिकली सेल्फ कंपाइनिंग रेडियोएक्टिव आइसोटोप आयन टारगेट। इस मेथड में क्या होता है, दिस एनेबल्स अस टू ट्रैप द टारगेट आयंस
इन 3 डायमेंशंस में टारगेट ट्रैप कर लेता है अलोंग द इलेक्ट्रॉन बीम यूजिंग द इलेक्ट्रिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द आयंस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला काम सेकंड स्टेप में होता है और उसके बाद जो है उसकी क्वांटम मैकेनिक्स के फेज में वो एंटर कर जाता है। उसकी स्टडी की जाती है, इलेक्ट्रॉन है इंटरेक्शन को जो है स्टडी किया जाता है, मतलब बेसिकली न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर को, उसके अंदर क्या क्या पार्ट चीजें हैं उनको, या इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन और आयन का इंटरेक्शन है उसको स्टडी किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से जो है उसको डाटा को एनालाइज किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड किए गए हैं एटम के न्यूक्लियस में उनकी स्टडी की जाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो फिजिसिस्ट यूज अ डिवाइस कॉल्ड मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर टू रिकॉर्ड द रिजल्टिंग इंटरफेरेंस पैटर्न, जो इंटरफेरेंस पैटर्न उसको रिकॉर्ड करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर की मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से, है ना। इसके 2 एडवांटेज बताएं यहाँ पे कि पहला तो यह है कि जो इंटरेक्शन है इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स आर मच क्लीनर बिकॉज द थ्योरी दैट डिस्क्राइब देम इज बेटर अंडरस्टूड, क्योंकि जो थ्योरी जिसके बारे में इंटरेक्शन को डिस्क्राइब करती है वो ज्यादा अच्छे से अंडरस्टूड हो चुकी है। दूसरा इन्फॉर्मेशन, इसी में बताया कि इन्फॉर्मेशन अबाउट अ न्यूक्लियस कैन ऑल्सो बी मोर रेडिली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस पैटर्न। इन ये जो इलेक्ट्रॉन्स के इंटरफेरेंस पैटर्न है इसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है न्यूक्लियस के बारे में वो ज्यादा आसानी से जो है वो ऑब्टेन की जा सकती है, ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज जो बताया इसमें ये स्कैटरिंग वाला वो ये है कि जो रिसर्चर्स हैं कुड अवॉइड पार्टिकल इंटरेक्शंस दैट वुड इन्वोक मोर कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी। जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज आ जाती हैं, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज आ जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये अवॉइड कर सकते हैं रिसर्चर्स अगर इस चीज को ये करेंगे। बाय सिंपली फाइन ट्यूनिंग द इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को आप फाइन ट्यून कर सकते हो अपने हिसाब से, कम ज्यादा कर सकते हो और उस हिसाब से आप जो पार्टिकल इंटरेक्शन है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर रिजल्ट का इंपॉर्टेंस क्या रहा है? रिजल्ट का इंपॉर्टेंस ये है कि जो फिजिसिस्ट हैव सक्सेसफुली टेस्टेड अ सेटअप दैट कैन प्रूव द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ ए शॉर्ट लाइव्ड एटॉमिक न्यूक्लियाई यूजिंग इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग। इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग का यूज करके जो शॉर्ट लाइव्ड या फिर जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड न्यूक्लियाई हैं जो कि नेचुरली नहीं प्रोड्यूस होते हैं, उनको भी उनके अंदर जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है उसको स्टडी किया जा सकता है, उनकी शेप्स को, न्यूक्लियस की शेप को स्टडी किया जा सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो इट इज अ काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आवर फैसिलिटेड एंड सीजियम 137 वाई सेलेक्टेड द फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल के रूप में सीजियम 137 को यूज किया, हालांकि सीजियम 137 जो उसका लाइफ स्पैन काफी छोटा नहीं है जितनी बात कर रही है, शॉर्ट लाइफ की बात की जा रही है, हाफ लाइफ पीरियड उसका जो है वो 30 ईयर के अराउंड है कुछ। तो लेकिन यही है कि यही प्रोसीजर जो है सारा वो शॉर्ट टाइम न्यूक्लियर टारगेट्स पे भी किया जा सकता है और उनको भी स्टडी किया जा सकता है। यहाँ पे बेसिकली मतलब फिजिसिस्ट ने जो डेमोन्स्ट्रेट किया है वो किया है फेम्टोस्कोप को। तो अभी जो हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो वो जो है वो प्रोब कर सकता है या चीजों को स्टडी कर सकता है एट ए माइक्रोमीटर लेवल पे, ठीक है ना। जबकि फेम्टोस्कोप मशीन की जो बात करें वो प्रोब कर सकता है फेम्टोमीटर स्केल पे, जो कि है 10⁻⁻15 मीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई के लेवल तक जो है ये स्टडी कर सकता है, ठीक है ना। और फिर ये है कि जो अभी तक हालांकि बहुत सारे मॉडल हैं जो स्ट्रक्चर के, न्यूक्लियाई के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए लगाए गए हैं अलग अलग सिचुएशन में, लेकिन कोई भी कॉमन या यूनिफाइड थ्योरी जो है वो अभी तक की जो वेरीफाई कर सके एक्सपेरिमेंट को, ऐसी कोई डेवलप नहीं हुई है और अभी भी उसका लैक ही है कि ऐसी कोई डेवलप नहीं हुई है। तो इस डिस्कवरी से ये है कि ये जो गैप है ये फिल हो सकता है और शायद इस तरफ जो है कुछ काम हो सकता है कि with femtoscope the scope is that a unifying theory of nuclear structure will be found somewhere in the gaps between expected and expected shapes। जो shapes हैं न्यूक्लियस की, जो shapes के बारे में जो expected और expected रिजल्ट है उनको कहीं ना कहीं इस गैप को फिल किया जा सकता है फेम्टोस्कोप की मदद से। तो दिस इज इट, होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो और आपको न्यूज डिस्कशन एनालिसिस पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आउटरीच बढ़ सके और बाकी अच्छे इनिशिएटिव भी आपके लिए ला सकें। तो थैंक यू।